Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College Kota. Students, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। पहले भी आपको पॉलीमर्स के दो लेक्चर्स डिलीवर किए जा चुके हैं, जिसके अंदर कि आपको उनके डेफिनेशन और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी गई थी। आज हम जो है पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स जो है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो जब भी किसी पॉलीमर का निर्माण होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में यूनाइट होकर और एक पॉलीमर का निर्माण करती हैं। तो अब क्या होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होगा कि जैसे जो मोनोमेरिक यूनिट का या किसी एक मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मल्टीपल होगा, जितने अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें यूज हो रहे हैं तो वो उनका सिंपल मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हमारे सामने टर्म आती है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा अगर कोई अणु होता है तो वो अगर अलग अलग साइज के उसमें टूट जाता है, छोटे यूनिट्स में टूट जाता है, तो हम उस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं कि जो भी जो पॉलीमर होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट का जो है हम औसत मॉलिक्यूलर वेट के संदर्भ में उसको लिया जाता है। तो जो औसत यानी जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा, एक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है और एक होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले हम जो है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी पॉलीमर के सैंपल का जो है टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो उसके नंबर ऑफ उसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स का भाग देने पर क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूलर वेट का संख्यात्मक औसत अनुभार वो निकल कर आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वेट है, ये तो आपको वैसे भी आपको पता है वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो आपको पता ही है। तो क्या होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जब हम निकालेंगे कैसे निकलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने इसको अपन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर अपने को ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा ये कि टोटल वेट नमूने का अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या होता है कि यदि सैंपल के अंदर M1 मॉलिक्यूलर वेट वाले N1 मोल्स हैं, N2 M2 मॉलिक्यूलर वेट वाले N2 हैं, या M3 मॉलिक्यूलर वेट वाले N3 नंबर हैं, तो ये क्या होगा कि अणुओं का कुल भार क्या हो जाएगा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, देखिए वेट हो जाएगा आपका N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे
आपके N1 N2 N1 N2 प्लस N3। ठीक है, अब अपन कैसे निकालेंगे इसका संख्यात्मक औसत अणुभार कैसे निकालेंगे, यानी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाय जो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, और इसको जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम इसका समेशन Ni Mi अपॉन समेशन Ni। ठीक है, तो यहाँ पर जो है I प्रकार के जो मोल हैं, मोलों की संख्या Ni है तथा उनका अणुभार क्या है, उनका अणुभार Mi है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो अपना हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो है अणुभार है वाले, उसका जो है अणुभार उच्चतर अणुभार वाले अणुभार की अपेक्षा में कम होता है। जैसे कि अगर किसी पॉलीमर के अंदर दो ही अणु उपस्थित हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल आप लीजिए कि मान लीजिए सिर्फ दो ही अणु उपस्थित हैं, जिनमें से कि एक का तो आपका है 10,000 अणुभार है और दूसरे का आपका है 100 ही है मान लीजिए। तो क्या होता है कि जब हम इनका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। वैसे आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे आप देखिए कि Mn इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस ये है 10,000 प्लस 1, इतना डिफरेंस है। और जो है ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया 5050। अब इसमें आप देखिए कि वैसे अगर इनको अपन कंपेयर करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 90% है, लेकिन यहाँ जब अपन देखेंगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ रहा है, 50% ही आ रहा है। अब ऐसा इसलिए है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो पॉलीमर्स होते हैं, ये इनके इनके जो अणुभार हैं वो सामान्यतः ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा प्राप्त अणुभार वास्तव में संख्यात्मक औसत अणुभार होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट जो टर्म है मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स का, जो है आणविक द्रव्यमान निकालने वाला, वो तरीका है दूसरा, है दूसरी टर्म आती है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये आती है आपके वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट एवरेज में क्या होता है कि जो भी सैंपल है उसमें उसमें उपस्थित प्रत्येक अणु के भार को जब हम उसके अणु भार से गुणा करते हैं तो प्राप्त जितने भी हैं सभी उनके मल्टीपल्स को अपन जोड़कर, तो नमूने में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के अणुओं के कुल भार से भाग देने पर नमूने का हमें वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त हो जाता है। जैसे कि
एम डब्ल्यू क्या होगा, W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस W3 M3 एंड सो ऑन। और जो है फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे इनके वेट से, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, यहाँ पर W1 W2 W3 ये जो है ये क्या है, ये तो पॉलीमर्स का भार है। और ये जो है M जो है वो क्या है, ये इनका अणुभार है। और हम जानते हैं कि भार जो होता है वो क्या होता है, ऊपर हमने आपको बताया था कि वेट जो भी है, वेट क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जब हम इस चीज को यहां पर लिखेंगे, यानी W इज इक्वल टू एन एम, तो अब इसको हम ऊपर पुट करने पर क्या होगा कि W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MW is equals to N1 M1 M1 plus N2 M2 M2 plus N3 M3 M3। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, और अपॉन वही W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। और इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं MW यानी एवरेज वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा समेशन MI स्क्वायर अपॉन समेशन WI। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने ये जो लिया है, इसमें भी आप क्योंकि आपने देखा कि W जो है एन एन एम होता है, W इज इक्वल टू एन एम होता है, तो आप इस वाले W की जगह भी एन एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं समेशन NI MI स्क्वायर अपॉन समेशन, आपका ये हो गया NI और MI, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो आपका वेट एवरेज वेट मॉलिक्यूलर वेट जो है वो नंबर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से जो है उसका मान जो है वो अधिक होता है, यानी MW जो है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये जो है ये दोनों सिर्फ उसी कंडीशन में समान हो सकते हैं, MW ये कब समान हो सकते हैं, ये सिर्फ उसी कंडीशन में समान हो सकते हैं जब
सारे अणुओं का अणुभार समान हो। जब जितने भी अणु हैं उन सबका अणुभार समान हो, उस कंडीशन में ये स्थिति आ सकती है। अब एक टर्म अपने सामने आती है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है वो क्या होता है कि जो आपने ये लिया MW, यानी रेशो ऑफ MW एंड MN, एवरेज वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशो है उसे हम पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। तो क्या हुआ, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है वो क्या हो गया आपका, MW अपॉन MN, ये हो गया। अब ये जो है इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए तो क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है PDI जो है वो होता है 1। PDI जो है वो होता है 1। और जो सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिनको कि हम बनाते हैं, उनके लिए ये मतलब संश्लेषित बहुलक जो होते हैं उनके लिए इनका मान क्या होता है, जो वेट एवरेज वाला जो है दैट इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक, फॉर सिंथेटिक पॉलीमर्स PDI इज, PDI में क्या होता है कि MW is greater than MN। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपने जो है मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा। और ये पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, इसके आपने दो टर्म्स, इसमें तीन टर्म्स आपने देखी। एक तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, दूसरी चीज ये देखिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपने देखा। इसके बाद आपने देखा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद आपने देखा ये वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और थर्ड टर्म जो आज आपने समझी वो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में देखा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टर्न पर जो है हम इनके टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।